Hello everyone, I'm Professor N.B. Sate. Welcomes you all in the 17th lecture of electrical measurement subject. So my dear students, we have started our third topic in the last lecture, and in that third topic, first of all we have discussed about different types of powers. So we know that there are three types of the powers. First one is the active power, second one is the reactive power, and third one is the apparent power, right? So these are the three powers: active power, reactive power, and apparent power. We have seen all the three types of powers, their definitions, their units, and their formula. Okay. Then we have discussed about the need of the need to measure a reactive power, right? Then we have discussed significance of the power factor, right? So up to this we have discussed in the last lecture. So in today's lecture, we are going to discuss about the difference between unity power factor wattmeter and low power factor wattmeter. So my dear students, I have already told you that the power factor, how we'll define power factor. ठीक आहे, पॉवर फॅक्टर म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन मी लास्ट क्लासमध्ये सांगितली तुम्हाला. इट इज द कोसाइन ऑफ द अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट in a circuit, that is called as power factor. So power factor is given by two formulas. So power factor is equal to, it is the ratio of active power divided by apparent power. So power factor will get as a cos phi, and second formula for power factor as we can write it as cos phi is equal to R by Z in terms of resistance and impedance. The power factor cos phi is equal to फॉर्म्युला आहे आपला R by Z. ठीक आहे, आणि पॉवरच्या फॉर्म मध्ये पॉवर फॅक्टरचा फॉर्म्युला आहे ऍक्टिव्ह पॉवर डिवाइडेड बाय अपरंट पॉवर. ठीक आहे, त्यानंतर मी तुम्हाला पॉइंट सांगितला होता की higher the power factor, then the larger is the percentage of useful power out of the total power. जेवढा पॉवर फॅक्टर आपला हाय असेल, हायर असेल, तेवढं जे युजफुल पॉवरचं जे पर्सेंटेज आहे आउट ऑफ टोटल पॉवर मधलं ते लार्जर असणार आहे. ठीक आहे, आणि जेवढा लोअर पॉवर फॅक्टर असणार आहे तेवढं युजफुल पॉवरचं जे पर्सेंटेज असणार आहे आउट ऑफ दी टोटल पॉवर मधलं ते स्मॉलर असणार आहे. So therefore for all practical purposes power factor should be always near to unity. तो हमें क्या करना है, पावर फैक्टर को यूनिटी मेंटेन करना जरूरी होता है. ठीक है, देन मैंने आपको एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला था कि फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज यूनिटी यानी 1. ठीक है, देन फॉर इंडक्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज लैगिंग, क्योंकि वहाँ पे करंट वोल्टेज से लैगिंग में रहेगा, लैगिंग कंडीशन में रहेगा, तो उसकी वजह से वहाँ का पावर फैक्टर भी लैगिंग में रहेगा इंडक्टिव सर्किट के लिए. और कैपेसिटिव सर्किट के लिए करंट आपका वोल्टेज से लीडिंग में होता है, तो उसकी वजह से आपका पावर फैक्टर भी वहाँ पे लीडिंग में आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. और अभी हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी पावर फैक्टर वैटमीटर एंड लो पावर फैक्टर वैटमीटर. ठीक है, सो फर्स्ट कंपैरिजन का पॉइंट है, here unity power factor wattmeter is used in short circuit test of machines or devices. यूनिटी पावर फैक्टर wattmeter कहाँ पे यूज होते हैं, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है मशीन्स में या फिर डिवाइस में, वहाँ पे यूनिटी पावर फैक्टर wattmeter यूज होते हैं. लो पावर फैक्टर wattmeter is used in ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ मशीन और डिवाइस. जहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट होती है मशीन की या फिर डिवाइस की, वहाँ पे लो पावर फॅक्टर वॅटमीटर यूज होतं. ठीक आहे, समजलं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट जे घेतोय आपण मशीनसाठी किंवा डिवाइससाठी, तिथं युनिटी पॉवर फॅक्टर यूज होतो, आणि जिथं ओपन सर्किट टेस्ट होते मशीनची किंवा डिवाइसची, तिथं लो पॉवर फॅक्टर वॅटमीटर यूज होतं. सेकंड कंपॅरिझनचा पॉइंट आहे, युनिटी पॉवर फॅक्टर वॅटमीटर इज यूज्ड फॉर मेजर पॉवर इन दी रेजिस्टिव्ह सर्किट.
कारण आपल्याला माहिती आहे रेझिस्टिव्ह सर्किटमध्ये पॉवर फॅक्टर हा युनिटी असतो, त्यामुळे हे रेझिस्टिव्ह सर्किटमध्ये यूज केले जातं. अँड हे कुठे यूज केलं जाईल मग? हायली इंडक्टिव्ह सर्किटमध्ये. लो पॉवर फॅक्टर वॅटमीटर इज used for measurement of power in the highly inductive circuit. ठीक आहे, हे झाला दुसरा कंपॅरिझनचा पॉईंट. तिसरा कंपॅरिझनचा पॉईंट आहे युनिटी पॉवर फॅक्टर वॅटमीटर is the instrument that measures the power for a higher values of the power factor accurately. युनिटी पॉवर फॅक्टर वॅटमीटर जे आहे हे इन्स्ट्रुमेंट आपण पॉवरला मेजर करण्यासाठी यूज करतो, पण त्याच्या हायर व्हॅल्यूज ज्या आहेत पॉवर फॅक्टरच्या त्या ॲक्युरेटली मेजर करण्यासाठी आपण हे युनिटी पॉवर फॅक्टर वॅटमीटर यूज करतो. इथं काय दिलंय? लो पॉवर फॅक्टर वॅटमीटर इज द इन्स्ट्रुमेंट दॅट मेजर्स द पॉवर फॉर लोअर व्हॅल्यूज ऑफ द पॉवर फॅक्टर ॲक्युरेटली. ज्या लोअर व्हॅल्यूज आहेत पॉवर फॅक्टर त्याचे ॲक्युरेटली व्हॅल्यू मेजर करण्यासाठी लो पॉवर फॅक्टर वॅटमीटर यूज केलं जातं. ठीक आहे, नेक्स्ट कंपॅरिझनचा पॉईंट आहे हियर द व्हॅल्यू ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज वेरी लो फॉर लो पावर फैक्टर. ठीक है, जो वैल्यू होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वो बहुत ही लो होती है लो पावर फैक्टर के लिए, और जो वैल्यू होती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वो मॉडरेट होती है लो पावर फैक्टर. ठीक है, इसमें यूनिटी पावर फैक्टर में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू बहुत ही लो होती है लो पावर फैक्टर के लिए, और इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू मॉडरेट होती है लो पावर फैक्टर के लिए. देन फिफ्थ कंपैरिजन का पॉइंट है एरर्स आर कॉज्ड ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस फॉर लो पावर फैक्टर. एरर यहाँ पे कॉज होते हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस जो है लो पावर फैक्टर के लिए उसकी वजह से वहाँ पे एरर्स होते हैं. हियर एरर्स कॉज ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टन्स आर इलिमिनेटेड हियर. इथं जे एरर्स असतात ते इलिमिनेट केले जातात. एरर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टन्सचे एरर इथं इलिमिनेट केले जातात. So these are the comparison points between unity power factor wattmeter and low power factor watt. Question might be asked in your examination like this. Write down the differences between unity power factor wattmeter and low power factor wattmeter. So this question will be asked for 4 marks, right? So you have to write down any 4 points, right? Clear है? Okay. Now next point है आपका जो सिंगल फेज एसी सर्किट्स है अपने. ठीक है, सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट्स हैं. ठीक है, सीरीज सर्किट्स बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, सिंगल फेज एसी सर्किट के 3 टाइप है, आपको मालूम होगा, आपने ये ईसीएन में भी पढ़ा होगा, ईसीआई में. ठीक है, so there are 3 types of single phase AC circuit, that is purely resistive circuit, second है purely inductive circuit, और थर्ड है आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. तो ये सिंगल फेज एसी सर्किट है. और सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट्स कौन कौन से है? फिर जैसे मैंने आपको उस सिंगल फेज एसी सर्किट के 3 टाइप बोले. क्या 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 बोले मैंने? फर्स्ट टाइप बोला आपको प्योरली रजिस्टिव सर्किट. रजिस्टिव यानी सिर्फ वो सर्किट में रजिस्टेंस ही कनेक्ट होगा, अकेला रजिस्टेंस ही उसमें कनेक्ट होगा, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है रजिस्टिव सर्किट. दूसरा मैंने बोला प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो जिसमें सिर्फ इंडक्टर, प्योर इंडक्टर कनेक्ट होगा, उसको बोलेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट. और थर्ड टाइप का सर्किट है आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें प्योर कैपेसिटर कनेक्ट होगा तो उसको बोलते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट. ठीक है, तो ये 3 टाइप के सिंगल फेज एसी सर्किट है. अभी सीरीज सर्किट्स हैं, सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट, जिसमें हम ये तीनों कंपोनेंट जो है अपने बेसिक एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल में, दैट इज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर, इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट. तो सीरीज कॉम्बिनेशन पहले अगर हम आर और एल का लेंगे तो वो बन जाएगा आपका आर एल सीरीज सर्किट, आर एल सीरीज सर्किट. ठीक है, सपोज दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे अपन आर और सी का कैपेसिटर का, वो बन जाएगा आपका आर सी सीरीज सर्किट. ठीक है, सपोज थर्ड कॉम्बिनेशन लेंगे अपन एल एंड सी का,
तो वो रहेगा आपका एलसी सीरीज सर्किट, ठीक है। और चौथा कॉम्बिनेशन अगर आप तीनों एलिमेंट्स लोगे सर्किट में, एक दूसरे को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तीनों एलिमेंट्स, तो वो बन जाएगा आपका आर एल सी सीरीज सर्किट। वैसे 4 टाइप्स के सिंगल फेज एसी सीरीज सर्किट, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2-2 मार्क के लिए आपके मेन एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ड्रॉ दी सर्किट एंड फेजर डायग्राम फॉर आर एल सीरीज सर्किट, या फिर आर सी सीरीज सर्किट, या फिर आर एल सी सीरीज सर्किट। सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये सर्किट दिखाए हैं, ठीक है। तो ये है आपका आर एल सीरीज सर्किट, क्योंकि यहाँ पे आर एंड एल सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। और इसके अक्रॉस हमने ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है, जिसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन रहेगा स्मॉल v इज इक्वल टू Vm sin omega t. Vm is the maximum value of the voltage, small v is the instantaneous voltage, and omega t we know that it is an angle, ठीक है। यहाँ पे आप थीटा भी ले सकते हो ओमेगा टी के वजह। अभी ये आपका वोल्टेज यहाँ पे दे रहे हैं अपन ये सीरीज कॉम्बिनेशन को, ठीक है। तो रजिस्टर के जो अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे अपन, इट इज डिनोटेड बाय वी आर। इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय वी एल। और जो टोटल सर्किट में से जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय आय, ठीक आहे। तर ही सिंपल डायग्राम आहे आर एल सी सर्किटसाठी। त्याची फेजर डायग्राम जर पाहिली तर व्ही आरचा फेजर रेफरन्स फेजर घ्यायचा आहे, म्हणजेच करंटचा फेजर। आणि इथं करंट आणि व्ही आर इन फेजमध्ये घ्यायचे, कारण रजिस्टिव्ह सर्किटसाठी आपल्याला माहित आहे रजिस्टिव्ह सर्किटसाठी व्होल्टेज आणि करंट इन फेजमध्ये असतात, आणि त्याचा पॉवर फॅक्टर सुद्धा किती असतो, युनिटी। त्यामुळं हे इन फेजमध्ये घेतले। आणि आर एल सिरीज सर्किटमध्ये करंट हा व्होल्टेजच्या लॅगिंग कंडिशनमध्ये घ्यायचा, करंट हा व्होल्टेजच्या लॅगिंग कंडिशनमध्ये घ्यायचा आहे। म्हणून इथं जे व्ही एलचा फेजर आहे तो व्हर्टिकली घेतलाय आपण, आणि करंटचा फेजर इथं आपण हॉरिझॉन्टली घेतलाय, ठीक आहे। आणि त्यामुळं व्ही एलचा फेजर, वी नो दॅट फेजर ऑलवेज रोटेट्स इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो पुढं कुणाचा फेजर आहे, व्ही एलचा, म्हणून व्ही एल हा लिडिंग मध्ये आणि करंट हा लॅगिंग मध्ये। तर आर एल सिरीज सर्किटमध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की करंट हा व्होल्टेजच्या लॅगिंग कंडिशन मध्ये असणार आहे, ठीक आहे। आणि म्हणून तिथला पॉवर फॅक्टर सुद्धा लॅगिंग मध्ये असणार आहे। आणि व्ही एल आणि व्ही आर या दोघांचा रिझल्टंट जर घेतला आपण, तर ते असेल आपलं टोटल सप्लाई वोल्टेज व्ही। क्लियर, समझ में आया? तो ये है आपका फेजर डायग्राम आर एल सीरीज सर्किट। नाउ ऐसा ही फेजर डायग्राम और सर्किट आप आरसी सीरीज सर्किट के लिए नहीं निकाल सकते हो। सिर्फ यहाँ पे इंडक्टर के बजाय हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है, बाकी एज इट इज रहेगा। ये अपना अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, जिसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन है स्मॉल v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है वी आर, और कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है वी सी। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो इसके लिए फेजर डायग्राम अगर देखे आपने, तो यहाँ पे भी आपने देखा है कि वोल्टेज का फेजर, वी आर का फेजर, इसका फेजर रेफरेंस फेजर लेना है, और करंट एंड वोल्टेज जो है रजिस्टर के अक्रॉस वो इन फेज में लेना है, ठीक है। अभी ये करंट आपका आरसी सीरीज सर्किट में लीडिंग में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो वो लीडिंग में जाना चाहिए आपका करंट। तो इसकी वजह से वीसी का फेजर हमने नीचे लिया है, ताकि आपका करंट का फेजर लीडिंग में जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी वीसी का फेजर नीचे लेने की वजह से आपका करंट लीडिंग में जा रहा है, क्योंकि फेजर ऐसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? और ये वी आर एंड वी सी, ये दोनों का अगर रिजल्टेंट लिया अपन ने, तो वो रहेगा आपका सप्लाई वोल्टेज का फेजर। क्लियर है? तो ये सर्किट है आपका आर ई सी, और ये उसकी फेजर डायग्राम। क्लियर है? अभी थर्ड टाइप का सर्किट है आपका आर एल सी सीरीज सर्किट। तो इसमें तीनों सर्किट आपको तीनों एलिमेंट सीरीज में कनेक्ट करने हैं, ठीक है। एल सी सीरीज सर्किट आपके सिलेबस पे नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली हमने आर एल सी सीरीज सर्किट लिया है। तो यहाँ पे आर है कनेक्टेड, एल और सी तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है अपना,
voltage the voltage measured across resistor is denoted by VR. The voltage measured across inductor is denoted by VL, and the voltage measured across capacitor is denoted by VC. समजलं? हे तिन्ही एलिमेंट सिरीज मध्ये कनेक्टेड आहे. याची फेजर डायग्राम जर पाहिली आपण, VR चा फेजर परत आपण काय घेतलाय, रेफरन्स फेजर VR आणि I परत इन फेज मध्ये घेतले. VL मायनस VC घेतला. आता या दोघांपैकी जो ग्रेटर असेल, म्हणजे VL आणि VC पैकी जो ग्रेटर असेल त्याच्यामधून स्मॉलर व्हॅल्यू मायनस करायची. सो VL मायनस VC चा फेजर वरती घेतला आपण. ठीक आहे. आणि या दोघांचा फेजर, या दोघांचा रिझल्टंट VL मायनस VC आणि या करंटचा रिझल्टंट जर घेतला आपण तर ते असेल आपलं सप्लाय व्होल्टेज V इज इक्वल टू I इंटू Z. क्लियर है? समझ में आया? तो ये है आपका फेजर डायग्राम फॉर RLC सीरीज. अभी ये तीनों सर्किट में से आप इसके वोल्टेज ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, जैसे हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किए वैसे आपको वोल्टेज ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल भी ड्रॉ करने आने चाहिए. ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल भी ड्रॉ करना आना चाहिए. तो वो देखेंगे अपन क्या क्या होता है. ठीक है, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल पहले देखेंगे RL से सर्किट के लिए. तो रेजिस्टेंस का जो साइड है वो बेस साइड लेना है. उसके बाद एक्सेल का जो साइड है, एक्सेल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो ऊपर लेना है. और ये दोनों का रिजल्टेंट रहेगा आपका इम्पीडेंस. क्योंकि Z का फॉर्मूला मैंने बोला था आपको, Z इज इक्वल टू R प्लस J ऑफ X होता है. तो ये दोनों का रिजल्टेंट रहेगा आपका इम्पीडेंस Z, और ये फाई एंगल होगा आपका. क्लियर है? तो ये RL सीरीज सर्किट के लिए इम्पीडेंस ट्रायंगल है. RC सीरीज सर्किट के लिए इसके अपोजिट करना है, मिरर इमेज लेना है इसकी. सो रेजिस्टेंस का फेज बेस साइड लेनी है, रेजिस्टेंस की साइड. उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस का साइड नीचे लेना है, और ये दोनों का रिजल्टेंट रहेगा आपका इम्पीडेंस का रिजल्टेंट साइड, और ये रहेगा आपका फाई. तो दिस इज द इम्पीडेंस ट्रायंगल फॉर RC सीरीज सर्किट. क्लियर है? अभी इम्पीडेंस ट्रायंगल है आपके RLC सीरीज सर्किट के लिए. तो अगर एक्सेल इसमें से जो भी ग्रेटर रहेगा, सपोज एक्सेल ग्रेटर है तो एक्सेल माइनस एक्सी लेना है. अगर एक्सी ग्रेटर है तो एक्सी माइनस एक्सेल लेना है. ठीक है, तो ये अगर एक्सेल माइनस एक्सी है तो एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी रहेगा. तो इसके वजह से इसकी साइड, एक्सेल की साइड ऊपर लेना है, जैसे हम इंडक्टिव सर्किट में लेते हैं. ठीक है, तो ये आर की साइड रहेगी, और ये दोनों का रिजल्टेंट रहेगा आपका Z. तो Z इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, R प्लस J ऑफ एक्सेल माइनस एक्सी. क्लियर है? और ये फाई एंगल है. वैसे यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे बेस साइड R के लिए है. अभी यहाँ पे XC इज ग्रेटर देन XL रहेगा, तो ये नीचे साइड ली है, और ये दोनों का रिजल्टेंट अपन इम्पीडेंस लेंगे Z. तो यहाँ पे Z का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, R प्लस XC माइनस XL, J ऑफ XC माइनस XL. ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका इम्पीडेंस के लिए. क्लियर? तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है आपके RLC सर्किट के लिए. क्लियर है? समझ में आया? वैसे आपको ये तीनों सर्किट में से जैसे हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल निकाला है, वैसे आप पावर ट्रायंगल भी निकाल सकते हो. ठीक है, पावर ट्रायंगल के लिए आपको यहाँ पे एक्टिव पावर लेनी है, यहाँ पे रिएक्टिव पावर लेनी है, और यहाँ पे एपरेंट पावर लेनी है. ठीक है, तो पावर दिखाएंगे आप तो वो पावर ट्रायंगल रहेगा. ठीक है, ये ट्रायंगल पे आप पावर सारे पावर डिनोट करोगे तो वो पावर ट्रायंगल रहेगा. ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और रेजिस्टेंस है. यहाँ पे इम्पीडेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है. तो ये इम्पीडेंस ट्रायंगल है. पावर ट्रायंगल के लिए क्या लेना है, पावर लेना है. सारे तीन तीन पावर है अपने पास. एक्टिव पावर का साइड बेस साइड लेना है. ठीक है, ही साइड ऍक्टिव्ह पॉवरचीच घ्यायची आहे कधी बी RL सर्किटसाठी. ती पॉवर घ्यायची आपल्याला रिॲक्टिव्ह पॉवर. ठीक आहे, ही ऍक्टिव्ह पॉवर, ही रिॲक्टिव्ह पॉवर, आणि ही असणार आहे आपली ऍपरंट पॉवर. ठीक आहे, तर तो असेल आपला पॉवर ट्रायंगल RL सिरीज सर्किट. RC सिरीज सर्किटचा पॉवर ट्रायंगल कसा असेल, ही परत बेस साइड आपली ऍक्टिव्ह पॉवर असेल, ही रिॲक्टिव्ह पॉवर असेल, आणि ही
ॲपरंट पॉवर असणार आहे. ठीक आहे. तर तो झाला आपला पॉवर ट्रायंगल आरसी सर्किट. जर व्होल्टेज ट्रायंगल जर ड्रॉ करा म्हटलं तर काय दाखवणार आपण? व्होल्टेज ट्रायंगल म्हणजे 3 व्होल्टेजेस आहेत आपल्याकडे. कोणकोणते व्होल्टेजेस आहेत पहा इथं. एक समजा आर एल सिरीज सर्किटसाठी हे 3 व्होल्टेजेस आहेत आपल्याकडे, व्ही आर, व्ही एल आणि व्ही. तर मग व्होल्टेज ट्रायंगलमध्ये आपल्याला ते व्ही आर ही बेस साईड घ्यायची, व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर. नंतर व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर म्हणजे व्ही एल ची साईड ही घ्यायची. व्ही आर, व्ही एल आणि व्ही आर आणि व्ही एलचा रिझल्टंट काय असणार आहे आपला टोटल व्होल्टेज व्ही. तर तो असेल पॉवर ट्रायंगल आपला, सॉरी व्होल्टेज ट्रायंगल फॉर आर एल सर्किट. आरसी सिरीज सर्किट साठी व्होल्टेज ट्रायंगल कसा ड्रॉ करणार? ही साईड व्ही आर ची असणार आहे, ही साईड व्ही सी ची असणार आहे आणि ही टोटल व्होल्टेज व्ही ची असणार आहे. तो असणार आहे आपला आरसी सिरीज सर्किट साठी व्होल्टेज ट्रायंगल. ठीक आहे. म्हणजे तिन्ही ट्रायंगल मध्ये डिफरन्स समजला तुम्हाला काय आहे? एक आहे इम्पिडन्स ट्रायंगल, दुसरा आहे आपला पॉवर ट्रायंगल आणि तिसरा आहे आपला व्होल्टेज ट्रायंगल. ठीक आहे. ट्रायंगल असेच ड्रॉ करायचे सगळे. ठीक आहे. फक्त इम्पिडन्स ट्रायंगल मध्ये आपण इम्पिडन्स, रेजिस्टन्स, इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स किंवा कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स डिनोट करतो. नंतर आपण पॉवर ट्रायंगल मध्ये तिन्ही पॉवर डिनोट करतो आणि व्होल्टेज ट्रायंगल मध्ये आपण तिन्ही व्होल्टेज डिनोट करतो. ठीक आहे. एवढाच डिफरन्स आहे तिन्ही ट्रायंगल मध्ये. क्लिअर आहे? समजलं इथपर्यंत? काढता येतील मग व्होल्टेज ट्रायंगल, पॉवर ट्रायंगल आणि इम्पिडन्स ट्रायंगल सगळ्यांना. क्लिअर आहे? नाउ विल सी next point, that is basics about wattmeter. So what is wattmeter? What is wattmeter? Can you tell the definition of a wattmeter? वॅटमीटर, वॅट कशाचं युनिट आहे माहिती आहे आपल्याला? पॉवरचं. म्हणून वॅटमीटर हे एक असं मीटर आहे ज्याच्यावरती आपण पॉवर मेजर करणार आहे. क्लिअर? म्हणून वॅटमीटरची डेफिनेशन अशी आहे की द वॅटमीटर इज अन इन्स्ट्रुमेंट विच कॅन मेजर द पॉवर इन अ सिंगल और अ 3 फेज AC सर्किट. ठीक आहे. वॅटमीटर हे एक असं इन्स्ट्रुमेंट आहे जे काय करतं? पॉवर मेजर करतं, एक तर सिंगल फेज सर्किट मधली किंवा 3 फेज AC सर्किट मधली पॉवर मेजर करतं. त्याला आपण वैटमीटर असं म्हणतो. समझ में आया? वैटमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, आपकी पावर मेजर करता है सिंगल फेज AC सर्किट की या फिर 3 फेज AC सर्किट की. तो उस मीटर को बोलते हैं वैटमीटर. सो इट गिव्स इट्स रीडिंग डायरेक्टली इन वैट्स. जो पावर की जो रीडिंग रहेगी वो डायरेक्टली वैट्स में हमें ये वैटमीटर देता है. ठीक है. सो वैटमीटर में 2 कॉइल्स होते हैं, ध्यान में रखो. यहाँ पे जो डायग्राम दिख रही है ये सिंबल होता है आपके वैटमीटर का. सो द वैटमीटर हैज 2 कॉइल्स. फर्स्ट वन इज द करंट कॉइल, सेकंड वन इज द वोल्टेज कॉइल और पोटेंशियल कॉइल. वैटमीटर में 2 कॉइल्स होते हैं, एक होता है आपका करंट कॉइल और दूसरा होता है आपका वोल्टेज कॉइल या फिर उसको बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल. ठीक है. देन वैटमीटर में ये 2 कॉइल्स होते हैं, मैंने बोला आपको. ठीक है. हियर यहाँ पे आपको ये टर्मिनल्स भी ध्यान में रखने हैं वैटमीटर के. तो ये जो टर्मिनल रहेगा आपका वो रहेगा यम का टर्मिनल. ठीक है. वो क्या रहेगा आपका? यम का टर्मिनल. एक मिनट में आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ. ठीक है. तो ये जो टर्मिनल रहेगा ये रहेगा आपका यम का टर्मिनल. ये आपको ध्यान में रखना है. ये मेन टर्मिनल रहेगा आपका, यम यानी मेन का टर्मिनल. ये आपका यल का टर्मिनल रहेगा यानी लोड का टर्मिनल रहेगा ये. ठीक है. ये यल रहेगा. ये जो टर्मिनल रहेगा आपका वो रहेगा आपका सी का टर्मिनल, एम एल सी. और ये जो टर्मिनल रहेगा आपका ये रहेगा वोल्टेज का टर्मिनल. क्लियर है? तो यहाँ पे कितने टर्मिनल्स दिखाए मैंने? कितने टर्मिनल्स दिखाए? 4 टर्मिनल्स. वैटमीटर में 4 टर्मिनल्स होते हैं. एक होता है यम यानी मेन्स टर्मिनल है. यल स्टैंड्स फॉर लोड टर्मिनल क्योंकि ये लोड को कनेक्टेड है पॉइंट. ठीक है. ये
ये ध्यान में रखो, ये जो पॉइंट दिख रही है सर्कल, इसको ही एम, एल, सी एंड वी बोलेंगे अपन, ठीक है। तो ये एम का टर्मिनल है, एम यानी मेन, एल यानी लोड का टर्मिनल, सी यानी कॉमन रहेगा, ठीक है। तो एम सी कभी भी शॉर्ट करने होते हैं आपको सर्किट में कनेक्ट करते वक्त वैट मीटर में, ठीक है। और ये वोल्टेज का टर्मिनल है, समझ में आया। तो ये वैट मीटर का सिंपल सिंबल है। ध्यान में रखो, वैट मीटर में दो कॉइल्स होते हैं, एक होता है करंट कॉइल, दूसरा होता है वोल्टेज कॉइल और प्रेशर कॉइल, सॉरी वोल्टेज कॉइल और पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। वोल्टेज कॉइल और पोटेंशियल कॉइल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेशर कॉइल, उसको ही प्रेशर कॉइल भी बोल सकते हैं वोल्टेज कॉइल को, ठीक है, या फिर पोटेंशियल कॉइल को। तीन नाम है उसको, वोल्टेज कॉइल, पोटेंशियल कॉइल और प्रेशर कॉइल, ठीक है। और दूसरा होता है आपका करंट कॉइल। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा कि करंट कॉइल के टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं वैटमीटर में, तो आपको बोलना आना चाहिए यहाँ पे कि करंट कॉइल्स के दो टर्मिनल हैं, कौन कौन से हैं, एक है मेन टर्मिनल और दूसरा है लोड का टर्मिनल, यानी लाइन का टर्मिनल भी बोल सकते हो आप इसको। तो करंट कॉइल के ये दो टर्मिनल्स हैं, एम, एल। सपोज मैंने बोला आपको पोटेंशियल कॉइल यानी वोल्टेज कॉइल की कौन से टर्मिनल्स होते हैं, तो आपको बोलना आना चाहिए एक होता है कॉमन टर्मिनल और दूसरा होता है वोल्टेज का टर्मिनल। क्लियर है। तो ये है आपका वैट मीटर, ये है आपके वैट मीटर का सिंबल, ठीक है। नाउ रिमेंबर हियर, यहाँ पे करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल क्या एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक एक सेंटेंस ध्यान में रखना है। हियर दिस current coil is always connected, this current coil is always connected in series with the load। करंट कॉइल को कभी भी कनेक्ट करते वक्त लोड के सीरीज में कनेक्ट करना, ठीक है। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस करंट कॉइल इज स्मॉल, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो स्मॉल होता है ड्यू टू इट्स लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज होता है, एंड स्मॉलर नंबर ऑफ टर्न्स, इसके नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉलर होते हैं और लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो उसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस जो है करंट कॉइल का वो स्मॉल होता है, ठीक है। समझ ले, हे दोन पॉइंट लक्षात ठेवा करंट कॉइल विषयी, की करंट कॉइल कधीही कनेक्ट करते वेळेस, करंट कॉइल कधीही कनेक्ट करते वेळेस लोडच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचे। करंट कॉइलचे दोन टर्मिनल्स आहेत एम आणि एल, ठीक आहे, ती कधीही कनेक्ट करते वेळेस लोडच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचे। आणि करंट कॉइलचा रेजिस्टन्स हा स्मॉल असणार आहे, कारण त्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज असतो आणि त्या करंट कॉइलच्या नंबर ऑफ टर्न्स या स्मॉल असतात, त्यामुळे ती लोडच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करतो आपण। आणि दुसरी आहे व्होल्टेज कॉइल किंवा पोटेन्शियल कॉइल किंवा प्रेशर कॉइल, ठीक आहे। याचे जे दोन टर्मिनल्स मार्क केलेत आपण ते आहेत सी आणि व्ही, म्हणजे कॉमन आणि व्होल्टेजचं टर्मिनल, ठीक आहे। आणि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाय, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाय टू मेजर दी व्होल्टेज, म्हणजे ही जी प्रेशर कॉइल आहे कधीही कनेक्ट करते वेळेस आपण या सप्लायच्या अक्रॉस मध्ये म्हणजे पॅरलल मध्ये कनेक्ट करत असतो। व्होल्टेज कॉइल कधीही पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायची आहे सप्लायच्या, आणि करंट कॉइल ही लोडच्या सीरीज मध्ये कनेक्ट करायची। क्लियर है। और जैसे मैंने करंट कॉइल का एक पॉइंट बोला था रेजिस्टेंस के बारे में, तो पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, फिर पोटेंशियल कॉइल का रेजिस्टेंस लार्ज रहेगा, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल रहेगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैसे रहेंगे, लार्ज रहेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स पोटेंशियल कॉइल के लार्ज रहेंगे, इसके एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट है, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस लार्ज रहेगा क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रहेगा और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, ठीक है। तो ये दो दो तीन पॉइंट आपको ये इसमें ध्यान में रखना है वैट मीटर के इसमें, ठीक है। तो वैट मीटर रीडिंग, वैट मीटर अपना पावर मेजर करेगा, तो वैट मीटर का फॉर्मूला क्या रहेगा, अपन वैट मीटर पे अगर पावर मेजर कर रहे हैं तो W इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला रहेगा VPC, VPC यानी प्रेशर कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज इनटू IC, IC मीन्स करंट थ्रू दी करंट कॉइल, करंट थ्रू दी
करंट कॉइल, म्हणजे यानी यहाँ पे IC रहेगा आपका, और VPC यानी आपका ये प्रेशर कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज। तो W इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, W इज इक्वल टू VPC इंटू IPC, सॉरी IC इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VPC एंड IC, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन VPC एंड IC, यानी जनरल फॉर्म्युला जो म्हणतो आपण पॉवरचा, P इज इक्वल टू VI कॉस फाय, तोच फॉर्म्युला आहे. फक्त इथं V म्हणजे प्रेशर कॉइलच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज घ्यायचं, I म्हणजे करंट, हा करंट कॉइल मधून जो फ्लो होतोय तो घ्यायचा, आणि कॉस फाय म्हणजे इथं या VPC आणि IC मधला अँगल घ्यायचा. क्लिअर आहे? हा वॅटमीटरचा फॉर्म्युला असणार आहे. क्लिअर समजलं? ठीक आहे. नाव विल सी दी डिफरन्स बिटवीन करंट कॉइल अँड प्रेशर कॉइल. मी सगळे पॉईंट्स आता इथं ऑलरेडी वरती सांगितले तुम्हाला. कनेक्शन कसं आहे करंट कॉइलचं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सिरीज विथ द लोड. प्रेशर कॉइलचं आहे इट इज कनेक्टेड इन पॅरलल विथ द लोड. ठीक आहे. देन स्टेटस, इट इज फिक्स्ड कॉइल इन वॅटमीटर, इट इज मूव्हिंग कॉइल इन दी वॅटमीटर. ही फिक्स्ड कॉइल आहे करंट कॉइल, आणि ही मूव्हिंग कॉइल आहे. ठीक आहे. नंबर ऑफ टर्न्स याच्या लेस आहेत, याचे नंबर ऑफ टर्न्स जास्त आहे, आणि गेज ऑफ दी वायर कसे आहे त्याचे लेस आहे. ठीक आहे. याचं कसं आहे गेज मोर, गेज म्हणजे जाडी म्हणतो त्याला. करंट कॉइल जे वायरची जाडी असते ती लेस असते, आणि प्रेशर कॉइलच्या वायरचा जो गेज असतो तो जास्त असतो. ठीक आहे. दीज आर दी डिफरन्सेस बिटवीन करंट कॉइल अँड प्रेशर कॉइल. दिस क्वेश्चन will be also asked in your examination for 2 marks. That is the difference between current coil and pressure coil of a watt. Clear आहे? सो याच्यामध्ये काही डाऊट असतील तर मला तुम्ही विचारू शकता कधीही. ठीक आहे. So we'll stop here. So thank you for watching this video lecture again. We will meet in the next lecture.